हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का रिवीजन का वीडियो नंबर 25। तो बेटे ये क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन का 25वां वीडियो है। और इससे पहले 24 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन के सभी वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है उप सह संयोजक यौगिकों का फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो उप सह संयोजक यौगिक, या आप कह सकते हो उप सह संयोजन यौगिक, या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस यूनिट का या इस चैप्टर का आज हमें फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, Na पॉजिटिव आयन उप सह संयोजक यौगिक क्यों नहीं बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम का धनायन उप सह संयोजक यौगिक या संकर यौगिक या जटिल यौगिक क्यों नहीं बनाता है। इसका कारण बिल्कुल साफ है कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन केवल तभी उप सह संयोजक यौगिक बनाएगा जब उसके पास खाली डी कक्षक उपस्थित होंगे या उपलब्ध होंगे। यदि रिक्त डी कक्षक उसके पास हैं, तभी तो वो लिगेंड्स के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने खाली डी कक्षकों में रख सकेगा। और यदि उसके पास रिक्त डी कक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो लिगेंड्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को, तो केंद्रीय धातु परमाणु उन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां रखेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को कहां रखेगा। आपको पता है केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली डी कक्षक होने चाहिए, और लिगेंड्स वो होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध के रूप में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, या हिंदी में आप कह सकते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। जब Na पॉजिटिव के पास, Na पॉजिटिव आयन के पास रिक्त डी कक्षक ही उपलब्ध नहीं है, तो वो लिगेंड्स द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहां रखेगा। इसका मतलब Na पॉजिटिव आयन संकर यौगिक या जटिल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि Na पॉजिटिव आयन उपसह संयोजक यौगिक क्यों नहीं बनाता है। उत्तर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, इसलिए नहीं बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, CONH3 होल 6 Cl2 में उप सह संयोजन संख्या कितनी है। देखो, आपको पता है केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितने उप सह संयोजक बंध बने होते हैं, उन उप सह संयोजक बंधों की संख्या को हम कहते हैं उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट। उसके ऊपर लिगेंड्स कितने जुड़े हुए हैं, 6 एमीन लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो 6 NH3 लिगेंड्स जो जुड़े हुए हैं, उनमें से हर एक लिगेंड मोनोडेंटेट है, यानी एक दंतुक है। हर एक लिगेंड केवल एक उपसह संयोजक बंध इसके ऊपर बनाएगा। तो कितने लिगेंड्स हैं, 6। तो CO के साथ या CO के ऊपर कितने उपसह संयोजक बंध बनेंगे, 6 बनेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इस यौगिक में CO यानी केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जब भी आपको किसी संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या निकालनी होती है, तो आपको यह चीज देखनी चाहिए कि उसके ऊपर कितने उपसह संयोजक बंध बने हैं। मतलब आपको लिगेंड्स की संख्या निकालनी चाहिए, पर कुछ लिगेंड्स ऐसे भी तो होते हैं जो 2-2 उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे भी तो हैं कि उनका एक अणु केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर 3-3 उपसह संयोजक बंध बना देता है। तो आप लिगेंड्स को ना गिनकर उपसह संयोजक बंधों की संख्या गिनोगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहाँ तो 6 लिगेंड्स हैं, पर 6 के 6 कैसे हैं, मोनोडेंटेट हैं, एक दंतुक हैं।
इसलिए लिगेंड्स की संख्या उप सहसंयोजन संख्या के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन, CONH3 5SO4 प्लस होमोलैप्टिक संकर है या हेटेरोलैप्टिक? भाई यदि सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं ना, भाई सारे लिगेंड्स, इसमें 6 लिगेंड है, 5 तो है NH3 और एक है SO4। यदि सारे लिगेंड्स एक जैसे हों तो होगा वो होमोलैप्टिक, और यदि सारे लिगेंड्स एक जैसे ना हो तो ऐसे को कहते हैं हम हेटेरोलैप्टिक संकर। तो यहाँ देखो कितने लिगेंड्स हैं, 6। क्या 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं? नहीं, 5 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे नहीं है, इसलिए हम इस संकर को कहेंगे हेटेरोलैप्टिक। क्या कहेंगे? हेटेरोलैप्टिक। ये एक हेटेरोलैप्टिक संकर है। क्वेश्चन नंबर 4, COEN होल ट्वाइस Cl2 में Cl में CO की समन्वय संख्या बताओ। तो हमें यहाँ CO की समन्वय संख्या कह दो, या उपसह संयोजन संख्या कह दो, या कोऑर्डिनेशन नंबर कह दो, ठीक है, या उपसह संयोजकता भी कह सकते हो। आपको इसका समन्वय संख्या बताना है। तो यदि आप लिगेंड्स गिनोगे ना, तो 2 तो हैं इसमें इथाइलिन डाइमीन और 2 हैं इसमें Cl। तो आप क्या कहोगे? 4 लिगेंड्स इसके ऊपर जुड़ रहे हैं, तो उपसह संयोजन संख्या 4 होनी चाहिए, या समन्वय संख्या 4 होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लिगेंड्स को ना गिनो, आप गिनो कि कितने इसके ऊपर उपसह संयोजक बंध बनेंगे। ये जो इथाइलिन डाइअमीन है, ये अकेला ही 2 बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर 2 उपसह संयोजक बंध, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है अकेला ही। पर ये तो 2 हैं, तो 2 हैं तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4, क्योंकि एक बनाता है 2 बॉन्ड। EN इथाइलिन डाइअमीन एक द्विदंतुक लिगैंड है। कैसा है? द्विदंतुक या बाइडेंटेट लिगैंड है। इसलिए 2 इथाइलिन डाइअमीन के कितने बॉन्ड हुए? 4, और इनके 2 Cl के कितने बॉन्ड हुए? 2। Cl तो एक मोनोडेंटेट लिगैंड है ना, तो 4 तो बॉन्ड इन दोनों के हुए और 2 बॉन्ड हुए इसके, तो 4 और 2 कितने हुए? 6। 6 उपसह संयोजक बंध इसके ऊपर बनेंगे, इसलिए समन्वय संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, CONH3 होल 5 Cl Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो। देखो मैं बताता हूं आपको, भाई इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। NH3 की होती है 0, Cl की होती है -1 और इस Cl की -1। तो Cl कितने हैं? 2 और एक 3। तो एक Cl की -1 होती है तो 3 Cl की -3, और इसकी तो 0 है, इसे तो गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 Cl की ऑक्सीकरण संख्या -3 है। -3 को खत्म करने के लिए CO को कितना होना पड़ेगा बताओ? +3 होना पड़ेगा ना, +3 होना पड़ेगा। इसका मतलब उत्तर हमारा +3 ही है। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा? +3 होगा। ध्यान रखना है कैसे निकालना है, अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। छठा क्वेश्चन देखो, एक दंती या एक दंतुक लिगैंड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है। केवल एक दाता परमाणु वाले लिगैंड, एक दंती या एक दंतुक लिगैंड उसे कहते हैं जिन लिगैंड्स में केवल एक ही दाता परमाणु होता है। जैसे H2O, H2O में केवल एक दाता परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु F नेगेटिव, इसमें एक ही दाता परमाणु है S, इसमें तो परमाणु ही एक है और वो ही दाता परमाणु है, तो इसे भी आप एक दंतुक कहोगे। NO पॉजिटिव भी एक दंतुक या एक दंती लिगैंड्स है, क्योंकि इसमें भी केवल एक ही दाता परमाणु है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एम्बीडेंटेट या उभय दंतुक लिगैंड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बीडेंटेट या उभय दंतुक। देखो उत्तर में देखो, ऐसे लिगैंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु संकुल बनाते समय किसी एक परमाणु का ही प्रयोग करते हैं। भाई कुछ लिगैंड्स ऐसे हैं जिनमें दाता परमाणु तो हैं 2, पर जब भी में संकुल बनाएंगे ना, संकुल का मतलब उपसह संयोजक यौगिक, जब भी में उपसह संयोजक यौगिक बनाएंगे तो उन 2 परमाणुओं में से कोई सा एक परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाएगा। इसका मतलब साफ है कि जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु संकुल बनाते समय किसी एक परमाणु का ही प्रयोग करते हैं, ऐसे लिगैंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट या उभय दंतुक लिगैंड। ठीक है, उदाहरण CN नेगेटिव साइनो और NC नेगेटिव आइसोसाइनो। तो CN नेगेटिव और NC नेगेटिव जो है, इसमें यहाँ दाता परमाणु N है, यहाँ C है, तो दाता परमाणु तो 2 हैं इसके पास, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी।
पर कहीं तो दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहा है नाइट्रोजन और कहीं कर रहा है कार्बन, इसलिए हमने इसे कहा है उभय दंतुक या एम्फीडेंटेड। ठीक है, एम्बीडेंटेड। अब आते हैं नंबर 8 पर। FeC2O4 होल थ्राइस -3 में उप सह संयोजकता या समन्वय संख्या बताइए। बताओ भाई, ये ऑक्सीलेट जो होता है ना, ऑक्सीलेट C2O4 ऑक्सीलेट, ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है, यानी अकेला ही लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अकेला अकेला 2 बनाता है कितने, ये 3 हैं, तो 3 दूनी 6। इसका मतलब Fe के ऊपर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह दो या उपसह संयोजक बंध भी आप कह सकते हो। 6 बॉन्ड बनेंगे इसके ऊपर, और जब 6 बॉन्ड बनेंगे तो मैं कहूंगा इसकी उपसह संयोजकता या समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो इसका उत्तर क्या है, 6। 9वां क्वेश्चन देखो, CuNH3 होल 4 SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है उसे x मान लेना चाहिए। प्लस 4 है NH3, तो 4 है 0, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है ना, और 1 है SO4, प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो हमने इसे 0 के बराबर रख दिया, तो ये तो 4 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, और यहाँ 2, x - 2 इज इक्वल टू 0, और माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब CuNH3 होल 4 SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखो, COBrCl3NO2 होल ट्वाइस की घात x, ये x कोई आवेश है, जैसे +2 -2 +3 -3 कुछ भी हो सकता है, और इन्होंने केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या दी है +3। देखो थर्ड लिखा हुआ है ना, तो इस यौगिक में इन्होंने आवेश को लिखा है x, और हमें इस यौगिक में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें बताना है कि x कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, Br की कितनी होती है, -1, Cl 3 Cl है, तो तीनों Cl की -1, प्लस 2 है NO2, दोनों NO2 की -1, NO2 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, HNO2 से पता चल जाएगा आपको। इज इक्वल टू के ऊपर हम लिखते हैं जो पूरा आवेश होता है संकर यौगिक के ऊपर या संकर आयन के ऊपर, आवेश कितना मान रखा है, x, ये लिख दिया हमने। अब देखो, ये 3 है, 3 ज्यों का त्यों है, प्लस माइनस -1, ये हो गया -1, प्लस -3, ये हो गया -3, प्लस -2, ये हो गया -2, -3, ये -3 और +3 तो कट जाएंगे, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, तो x की वैल्यू -3 आएगी। इसका मतलब इस यौगिक के ऊपर, इस संकर आयन के ऊपर यहाँ आवेश होना चाहिए, x की जगह कितना होना चाहिए, -3। यह हमारा आंसर है। अच्छा, अब एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है, उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको मैंने अभी बताया था, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी आप कह सकते हो, या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कितने उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि केंद्रीय धातु परमाणु से कितने धाता परमाणु जुड़े हुए हैं। तो हमें या तो उपसह संयोजक बंधों की संख्या गिननी है या दाता परमाणुओं की संख्या गिननी है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें लिगेंड्स की संख्या गिननी है, क्योंकि लिगेंड्स तो एक दंतुक भी हो सकते हैं, द्विदंतुक भी हो सकते हैं, त्रिदंतुक भी हो सकते हैं, और बहुदंतुक भी हो सकते हैं। तो लिगेंड्स की संख्या नहीं गिननी है, या तो आप गिनो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसह संयोजक बंधों की संख्या, और या फिर आप गिनो दाता परमाणुओं की संख्या, क्योंकि एक दाता परमाणु एक ही उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ इन्होंने पूछा है उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखो, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या
होती है उपसह संयोजन संख्या, जैसे CuNH3 होल 4 प्लस 2। इसमें दाता परमाणु कितने जुड़े होंगे? भाई ये NH3 जो है वो एक दंतुक लिगैंड है, तो हर एक में एक दाता परमाणु होगा, तो 4 NH3 में 4 दाता परमाणु होंगे। तो इसमें कॉपर की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 4। 12वां क्वेश्चन देखो, FeCN6-3 में Fe की प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है, और Fe का परमाणु क्रमांक दिया है 26। ये तो हमारे याद ही है कि Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। देखो Fe ट्रिपल पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? -3 से, ये -3 आवेश है, और ये कितना है? -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो +6 और -3 +3 आएगी, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +3। तो Fe+3 में धातु, Fe+3 में धातु इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? N1 इन्हें आप कह सकते हो। कितने होंगे? नॉर्मली तो Fe में होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो 23 इलेक्ट्रॉन तो हुए केंद्रीय धातु परमाणु के। और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, भाई इसमें यूं देखो कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं? 6, और 6 ही दाता परमाणु हैं, तो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन N2 से आप इन्हें लिख सकते हो। 6 तो दाता परमाणु हैं, या यूं कह दो कि 6 एक दंतुक लिगेंड्स हैं, और हर एक दाता परमाणु से उपसह संयोजक बंध 1 बनता है। उस एक उपसह संयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2। तो 6 लिगेंड से 2-2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, तो 23 इलेक्ट्रॉन तो धातु के पास हैं ही अपने। भाई Fe ट्रिपल पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 23, और लिगेंड से कितने मिले? 12। तो इसलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि आपको निकालना है तो N1 + N2 आप करोगे। N1 कितना है? 23, और N2 कितना है? 12। ये तो धातु के अपने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड से प्राप्त हुए हैं, तो जोड़कर आ जाएगा 35। तो 35 उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, या फिर आप कह सकते हो प्रभावी परमाणु क्रमांक है। किसका? Fe का, केंद्रीय धातु परमाणु का। 13वां क्वेश्चन, प्रभावी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी दाता परमाणु है, ठीक है, दाता परमाणु के किसमें होते हैं? लिगेंड्स में। और आपको पता है दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के खाली डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं, एक एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है, ग्रहण करता है, तो वो अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने चारों तरफ उतने ही कर सकता है जितने उससे अगले परमाणु क्रमांकों में आने वाली अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, दोबारा समझो, मैंने आपको कहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से क्या लेता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो उतने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा कि उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, इनका कुल योग उससे आगे आने वाले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। और उस अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक को ही हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो उस केंद्रीय धातु परमाणु के परमाणु क्रमांक के बाद में आने वाला अक्रिय गैस है, उसका परमाणु क्रमांक तक उसे पहुंचना है। और अपने परमाणु क्रमांक से आगे आने वाले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक तक पहुंचने के लिए उसे जितने लिगेंड्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो अधिकतम उतने ही लिगेंड्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मतलब उसे अक्रिय गैस तक पहुंचने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कहां से ग्रहण करेगा? लिगेंड से। देखो क्वेश्चन देखो, प्रभावी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? उत्तर, धातु परमाणु दाता परमाणुओं के साथ इतनी संख्या में बंध बनाता है। भाई दाता परमाणु का मतलब लिगेंड्स के हैं वे दाता परमाणु, बंध बनाता है कि धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगामी अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक जितनी हो जाए, इस संख्या को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो उस केंद्रीय धातु परमाणु के परमाणु क्रमांक से आगे आने वाले अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक है। बस उसे वहां तक पहुंचना है।
और वहां तक पहुंचने के लिए वो जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है लिगेंड्स के द्वारा, उतने ही वो रिसीव करेगा कि वो अपने से आगे आने वाले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर अपने पास इलेक्ट्रॉन कर ले। अब देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है धातु का परमाणु क्रमांक जो केंद्रीय धातु है माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे देखो 26 इसका परमाणु क्रमांक था, ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी +3, तो 26 में से हमने 3 घटा के 23 करा था, इसीलिए करा था। ठीक है, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणा 8 गंतुक लिगेंड्स की संख्या, या आप लिख सकते हो 2 गुणा दाता परमाणुओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस सब फार्मूले को जब आप वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी ना, वो संख्या इस धातु के परमाणु क्रमांक से कुछ आगे आने वाले अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, और इस अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक को ही जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ट्रिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट फर्स्ट नाइट्रेट का सूत्र लिखिए। तो ट्रिस एथिलीन डाइअमीन, ट्रिस माने 3, एथिलीन डाइअमीन, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, फर्स्ट ऑक्सीकरण संख्या इसकी 1 दिखानी है, अभी बाद में दिखाएंगे, नाइट्रेट ब्रैकेट के बाहर लिखना है NO3। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो होती है 0, हमें इन्होंने कहा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, +1 है, तो NO3 की -1 होती है और -1 को खत्म करने के लिए हो जाएगा +1। तो आपको यहाँ होल ट्वाइस या होल थ्राइस नहीं करना है। यदि यहाँ इन्होंने दिया है कोबाल्ट थर्ड, तो आप थर्ड है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 प्राप्त करने के लिए आपको NO3 3 चाहिए होंगे, तो फिर NO3 का होल थ्राइस लिखोगे आप, तब यहाँ थर्ड आएगा। 15वां क्वेश्चन देखो, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट का सूत्र लिखिए। भाई डाइक्लोरो ये लिख दिया, डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा 4 है एक्वा, इधर से इधर को चलना चाहिए, क्रोमियम ये लिख लिया क्रोमियम, थर्ड नाइट्रेट, बाहर नाइट्रेट आना है और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 बनानी है, H2O की तो 0 होती है, तो 2Cl की क्या हो जाएगा, 2Cl का हो जाएगा माइनस का 2 और एक NO3 का माइनस का 1, -2 और -1 -3, -3 को खत्म करने के लिए Cr को +3 होना पड़ेगा, इसीलिए तो क्रोमियम की हमने ऑक्सीकरण संख्या +3 के हिसाब से बाहर एक NO3 लिखा है। 16वां, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सूत्र लिखिए। हेक्साएमीन ये लिख दिया, हेक्सा माने 6, एमीन माने NH3, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट लिख लिया, क्लोराइड बाहर लिख लिया हमने। अब कोबाल्ट के ऊपर हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए कितनी, 3, इसकी तो 0 होती है, तो 3 ऑक्सीकरण +3 जब होगा जब Cl कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि एक Cl की -1 होती है ऑक्सीकरण संख्या, एक Cl की -1 तो 3 Cl की -3 और -3 को खत्म करने के लिए हो जाएगा +3, NH3 की तो 0 होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, पक्का है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है FeH2O होल 6Cl3, इसका बताना है IUPAC नाम, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा, 6 एक्वा है, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। देखो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, H2O की तो 0 होती है, Cl की होती है -1, तो 3 Cl है, -3 हो जाएगी, -3 को खत्म करने के लिए Fe को होना पड़ेगा +3, तो इसलिए यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और हमने ब्रैकेट में +3 की जगह 3 लिखा है रोमन पद्धति में, तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। उसके बाद CONH3 होल 4 SO4 NO3, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, 4 तो इसमें अमीन है और एक है सल्फेटो कोबाल्ट, और यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या और बाद में लिखना है नाइट्रेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका यह है, NO3 की -1 होती है, SO4 की -2 और इसकी तो 0 होती है, तो -2 और -1 -3 को खत्म करने के लिए CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है 3, तो ये नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट।
उसके बाद CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl3, इसका नाम होगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा। देखो टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या +3 कैसे आई है? Cl की -1 होती है, इसकी 0, इसकी 0, तो 3 एकम 3 माइनस के 3, ये तो 0 ही हो गए दोनों। माइनस के 3 को खत्म करने के लिए हो जाएगा +3, तो इसलिए हमने यहाँ 3 लिखी है ऑक्सीजन संख्या। उसके बाद Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, इसमें जब आप Fe की ऑक्सीजन संख्या निकालोगे तो +2 आएगी। ऑक्सीजन संख्या मैंने निकालनी सिखा रखी है आपको। इसकी Fe की कितनी होगी यहाँ से मुझे पता चली है, +3 तो इसकी होगी ऑक्सीजन संख्या, तो 3 चौक 12 प्लस के 12 तो ये हुई। और Cn की होती है -1 और 6 × 18, माइनस के 18 ये हुई। ठीक है, प्लस के 12 और माइनस के 18, और इसे x ना मानकर आप मानोगे 3x। कितना मानोगे? 3x मानोगे इसे, तो 3x तो ये हुई, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 18 और ये हो जाएगा प्लस के 12 इज इक्वल टू 0 करके देख लेना। Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी? 2, तो ये हो जाएगा आयरन, ये बाहर है आयरन हेक्सासाइनो, ये लिख दिया हेक्सासाइनो, और ये फेरेट ऋण आयनिक संकर है ना, तो इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 लगेगा, फेरेट सेकंड। ठीक है, ये इसका नाम है। आयन तो है नहीं कोई, ये एक जो है कैसा है? ऋण आयनिक संकर है, इसलिए फेरेट सेकंड बाद में लिखा है हमने। अगला यौगिक देखो CrNH3 होल थ्राइस Cl3, तो इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? ट्राई अमीन, 3 तो इसमें अमीन है, ट्राई क्लोरो, 3 इसमें क्लोरो है, क्रोमियम, क्रोमियम, और क्या लिखना है क्रोमियम के बाद? थर्ड, क्रोमियम थर्ड। ऑक्सीजन संख्या 3 कैसे आई है? इसकी तो 0 होती है, इसकी -1, तो 3 एकम 3, माइनस के 3 को कैंसिल करने के लिए प्लस के 3, यह ऑक्सीजन संख्या आई है। ये एक उदासीन संकर है, ध्यान रखो, ये ऋणायनिक है, ये उदासीन है, ये धनायनिक है। फिर उसके बाद K3FeCN6, ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड। आयरन की तो निकाल दोगे थर्ड, भाई प्लस की 3 तो ये है, माइनस के 6 ये हैं, माइनस के 6 प्लस के 3, तो कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस के 3 को खत्म करने के लिए Fe की ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी 3 प्लस की 3। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में IUPAC नाम लिखने के लिए जरूर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है 100%। मतलब इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं रोक सकता है पेपर में आने से। और मैंने आपको उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम पूरे सिखा रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ये जो हमारा चैप्टर है ना D तथा F ब्लॉक तत्व, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओ और उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम देखो कहाँ है वीडियो, और उसे पूरा देखो, स्पीड बढ़ाकर देखो, पर उसे जरूर पक्का करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, चाहे देख लेना, 100% आएगा एग्जाम में, पक्की बात है बिल्कुल एकदम। ठीक है, इस तरीके से आप वहां से प्रैक्टिस कर लोगे, प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ लो। नहीं तो फिर एक काम करो, आप YouTube पर सर्च करो उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम बाय KMD सहारनपुर, यदि आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अष्टफलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या BBT किस प्रकार करती है? भाई ये भी आपको, वैसे तो BBT आपको मिल जाएगा वीडियो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का या संयोजकता आबंध सिद्धांत का आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे आप हाई स्पीड पर देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, आपको पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ जाएगा। पर फिर भी यदि किस प्रकार व्याख्या करती है, तो मान लो आपके पास एक यौगिक है COH2O होल 6+2, ये आयन है, इसमें संकरण मिलता है sp3d2 संकरण, इसकी संरचना होती है अष्टफलकीय, क्योंकि sp3d2 संकरण वाले यौगिक की संरचना अष्टफलकीय होती है, और यह एक बाह्य कक्षक संकुल होता है। बाह्य कक्षक संकुल इसलिए होता है क्योंकि दुर्बल लिगेंड है इसमें H2O दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड है तो जो आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु के खाली D कक्षक हैं, उन D कक्षकों का युग्मन नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है कि बाहर वाले ये जो D
कक्षक प्रयोग हुए हैं संकरण में वो अंदर वाली कक्षा के ना होकर बाहर वाली कक्षा के डी कक्षक प्रयोग हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। ठीक है, यदि ये कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता, प्रबल लिगैंड होता, तो डी कक्षकों को क्या कर देता, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें युग्मित कर देता, ज्यादा उसके ऊपर बल लगाकर, आप इसे कह सकते हो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता, युग्मित। और यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते तो जगह खाली हो जाती, और वहां ज्यादा जगह खाली हो जाती तो शायद इसका संकरण D2sp3 होता, पर अब sp3D2 है। इस दुर्बल लिगैंड के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन थे उनका युग्मन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो दुर्बल लिगैंड H2O है इसलिए, और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसलिए ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो भी वो अनुचुंबकीय ही होता। ठीक है, और आप VBT में जाकर उदाहरण देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां एक्सप्लेन किया है इन सारी चीजों को। उसके बाद हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, लिगैंड क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको सबको सिखा रखा है, आपको पता है वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं लिगैंड। जैसे Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, H2O, NH3, ये ऋणायनिक लिगैंड है, ये धनायनिक लिगैंड है, ये उदासीन लिगैंड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, तीनों में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत व उसकी सीमाएं, उदाहरण जरूर करने हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत बाय KMD सहारनपुर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हाई स्पीड पर देख लेना। ठीक है, नहीं तो आप डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां प्लेलिस्ट में वीडियोस में आपको टाइटल कोई ना कोई से वीडियोस का मिल जाएगा, जरूर मिलेगा टाइटल संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो ये बिल्कुल पक्का करके जाना है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसी तरह क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जरूर करने हैं, ये भी एग्जाम में आएगा और आपको डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों की प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बाय KMD सहारनपुर जब सर्च करोगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर डायरेक्ट। उसके बाद एक वर्नर का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जरूर करने हैं, उदाहरण करके जाना है वर्नर का सिद्धांत। तो इन 3 में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। देखो मैं बता रहा हूं, IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा और इन 3 में से कोई सा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आएंगे उदाहरण जरूर करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है केवल उदाहरण ही पूछ लेते हैं हमें कि इस एग्जाम्पल पर आप VBT लगाओ या फिर CFT लगाओ या वर्नर का सिद्धांत लगाओ। तो इसलिए जो थ्योरी में मैंने आपको पढ़ा रखा है उसके उदाहरण जरूर करके जाने हैं आपको, और ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तीनों वीडियो, और ये जरूर करके जाने हैं पक्के। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो इस यूनिट में से IUPAC नाम आना है, छोटी छोटी परिभाषाएं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा रखी हैं वे आनी है, और यहाँ जो है आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और वर्नर का सिद्धांत। इन तीनों क्वेश्चन को बेटे जरूर देखना है आपको, स्पीड बढ़ा के देखो, वो रिवीजन की तरह ही होगा। अब यदि मैं इन चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप वहां से जाके इन्हें देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया इस यूनिट में से क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी यूनिट को यदि आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाकर ही पढ़ना है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब किसी वीडियो को आप देखते हो तो वीडियो की स्पीड अपने अनुसार आपको एडजस्ट कर कर ही देखना है। वीडियो की स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ाकर देखो, घटानी है तो घटाकर देखो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम and thank you very much for watching this video. Okay, bye.